बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटे, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स जो हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। शॉर्ट आंसर पोर्शन जो है पेपर के अंदर टोटल 22 मार्क्स कैरी करता है और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। इस तरह 44 मार्क्स का पेपर जो है, जो मोर देन 50% पेपर हमारा होता है, वो शॉर्ट आंसर का होता है। इसलिए हमें शॉर्ट आंसर की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है और फिर उसको सॉल्व करना है और एक्यूरेट आंसर जो है वो लिखना होता है, जिसे आप टू दी पॉइंट आंसर जो है वो कहते हैं। तो आइए बेटे, इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.1 है आपकी बुक का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ अ स्पेस, कि किसी ख़ास रीजन के अंदर अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो फिर अगला सवाल आता है, इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन एक्सप्लेन। तो आप बताइए कि उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। यानी एक रीजन ऐसा बता दिया गया जिसमें ये कंडीशन लगा दी कि उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में क्या होगी। किसी भी गिवन रीजन के अंदर पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? द रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। लेकिन अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो फिर उस रीजन के अंदर पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो उस आंसर को हम लिखते कैसे हैं? हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिखा करते हैं, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि द रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल in given region is equal to electric field in that region। उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए, रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल इन गिवन रीजन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन
shows the direction of field in decreasing potential। ये तो बेटा हमने डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल के लिहाज से किस तरह से डिफाइन होगी। अब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, जैसे कि आपकी स्टेटमेंट में बताया कि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो फिर डेल्टा वी, पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब है कि v इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी v इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट हो तो उसका चेंज ज़ीरो होता है। तो ये ज़ीरो वैल्यू इसमें पुट करें, ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ज़ीरो ओवर डेल्टा आर, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल टू ज़ीरो। उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज़ीरो के बराबर आएगी, जिस रीजन के अंदर हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। हम इसका इन्वर्स भी सोच सकते हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो तो पोटेंशियल का चेंज क्या होगा, तो हम कहेंगे पोटेंशियल का चेंज ज़ीरो होगा। मसलन आपने प्रूव किया था गाज़ेस लॉ की पहली एप्लीकेशन में कि इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, तो हम कहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा इनसाइड द चार्ज स्फीयर। तो चेंज इन पोटेंशियल जो है इनसाइड चार्ज स्फीयर वो ज़ीरो आ रहा होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो आएगा, चूँकि पोटेंशियल कांस्टेंट बताया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे हमारी ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। ये था हमारा पहला आंसर। इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12.2, सपोज दैट यू आर फॉलोइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। फर्ज करें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या है, डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज और इंक्रीज। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज होगी। हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है और उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे होती हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है आप चार्ज से दूर जा रहे हैं, तो आर डिस्टेंस जो कि चार्ज से होता है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। इसका आंसर हम लिखते हैं कि वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर away from charge। If we follow the field line, then we are moving away from charge। The distance r will be increased। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज वो क्या होता है,
we know E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square, and V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R. E भी R की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, V भी R की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R के इंक्रीज होने से E और B, V यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज होंगे। तो हम कहेंगे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases. Decreased when moving away. जब हम दूर जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे। ये था जी इसका प्रॉपर आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें इसके कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए इसका आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। कैपेसिटर दो प्लेट्स से मिलकर बनता है, और ये हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज हो। फ़र्ज़ करेंगे आपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, अब आपको पता नहीं है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी नेगेटिवली चार्ज है। आपने उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस प्लेट पर है उसको डिटेक्ट करना। तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का नाम दिया जाता है। उससे हम इसके कैपेसिटर की प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। उसका एक ख़ास मखसूस प्रोसीजर है, हमें उस प्रोसीजर को समझना होता है। तो पहले तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट using gold leaf electroscope। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम नेचर ऑफ चार्ज को फाइंड कर लेंगे। प्रोसीजर बेटे इसका क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक शीशे का ग्लास जार होता है, आप इसको ग्लास टैंक का नाम भी दे सकते हैं। इसके अंदर पहले से कोई चार्ज मौजूद ना रहे, इसके लिए फिर हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, ताकि इसमें अगर पहले से कोई मौजूद चार्ज है तो ये ट्यूब डिस्चार्ज हो जाए। फिर हम इसके अंदर कार्क के साथ बंद करके एक मेटल रॉड इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ से कार्क के साथ अच्छे तरीके से इसकी साइडों को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई एयर इसके अंदर ना जा सके, और मेटल रॉड जो है उसके अंदर इंसर्ट कर दें। मेटल रॉड के एक एंड पर हम दो लीफ लगा देते हैं, गोल्ड के पत्ते आप जिसको कह सकते हैं, दो ब्रिक फॉइल्स आप उसके एक किनारे पर लगा देते हैं, जबकि दूसरे किनारे पर आप एक मेटेलिक डिस्क लगाते हैं। ये हमारे पास एक मेटल की डिस्क है, ये हम इसके दूसरे किनारे पर लगा दें। ये हमारी गोल्ड लीफ की कंस्ट्रक्शन है। अब प्रोसीजर ये है प्लेट के ऊपर चार्ज की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से
इन लीफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम पहला प्रोसीजर ये लिखते हैं, नंबर 1 प्रोसीजर का, कि चार्ज डिस्क विद पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन leaves get नेगेटिव चार्ज। और जब लीफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो लीफ एक दूसरे से परे हट जाएंगे रिपल्शन की वजह से, और ये डिस्क जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप कैपेसिटर की जिस प्लेट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसको इस डिस्क के साथ टच कर दें। जैसे ही आप टच करेंगे तो वो मेटल प्लेट एक्चुअली में डिस्क का हिस्सा बन गई, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन डिस्क इंक्रीज कर जाएंगे। जब डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे तो उस वक़्त बेटे हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इनके नेगेटिव चार्ज भी दूसरी साइड पर इंक्रीज कर जाएंगे और फॉइल ओपन हो जाएगी। और अगर प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो डिस्क के साथ टच करते ही डिस्क के पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएंगे। जब ये रिमूव होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके चार्जेस भी कम आएंगे, तो ये कम रिपल्शन होगी तो फॉइल्स करीब करीब आ जाएंगे। तो हमारे लिए सिंपल आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर गोल्ड लीफ दूर हो जाए तो प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर के ऊपर वही चार्ज है जो डिस्क के ऊपर है, यानी हमने डिस्क पॉजिटिवली चार्ज की थी तो फिर प्लेट ऑफ कैपेसिटर भी पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन अगर हम इस ग्लास जार में देखें कि प्लेट टच करते ही वो फॉइल्स जो हैं वो दूर जाने की बजाय करीब हो गए, तो आप समझ लें कि प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, यानी डिस्क के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज था तो फिर प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से हम चार्ज की आइडेंटिफिकेशन जो है इससे बनाते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 12.4 है, डिस्क्राइब फोर्स और फोर्सेस ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स। उसका ए हमारे पास जो पोर्शन है उसमें है कि विथ सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, और बी ऑप्शन के अंदर, या आप कह लें कि इसके बी पोर्शन के अंदर हमने बताना है विद ऑपोजिट एंड सेम चार्जेस। अब हमने इनके ऊपर उस चार्ज पर लगने वाली फोर्स उसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन को पहले सॉल्व करते हैं कि अगर सिमिलर यानी सेम चार्जेस और इक्वल अमाउंट के चार्जेस हों तो दरमियान में पड़े हुए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी। तो दो प्लेट्स में ले लेता हूं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी प्लेट भी सिमिलर पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल अमाउंट है। इसके दरमियान में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख देते हैं, ये पॉइंट चार्ज इसके दरमियान में रख दिया। अब ने देखना यह है कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कितनी हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, यानी इस सिमत में फोर्स लगाएगी ताकि ये धकेला जाए। तो मैं कहूँगा ये फोर्स F है जो इसके ऊपर लग रही है। इसी तरह ये प्लेट इस चार्ज के ऊपर रिपेल करने के लिए इस सिमत में फोर्स लगाएगी। ये प्लेट और ये प्लेट बराबर चार्जेस की हैं, सिमिलर इक्वल चार्जेस हैं, तो फिर ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर होगी, लेकिन सिमत एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए इसको मैं नेगेटिव F लिखूंगा। तो चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स है वो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होती है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब आप इसको सम करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि F प्लस इंटू माइनस F, तो ये हमारे पास जीरो आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस होंगे
तो हमारे उस चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी, यानी उसके ऊपर उस वक़्त कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होगी। इसकी डिटेल हम लिख लेते हैं कि व्हेन अ पॉइंट चार्ज placed between two similar and equal charges of plate, then net force on point charge will be ज़ीरो। तो उस वक्त उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही होगी। अब बेटे इसके बी जो क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें है कि दो प्लेट्स हैं लेकिन ऑपोजिटली चार्जेस, दरमियान में भी पॉइंट चार्ज रखें, तो बताइए कि कितनी फोर्स या फोर्सेस लगेंगे। वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, another plate is negatively charged. A point charge is placed between them. पॉजिटिव प्लेट इस चार्ज को रिपेल करेगी विद फोर्स F। फोर्स F की मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन प्लेट उसकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। ये चार्ज की मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ये दोनों ही इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा विद सेम फोर्स F। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, हम F प्लस F करेंगे तो नेट फोर्स 2F उस चार्ज पर लग रही होगी। तो हम इसमें लिखेंगे कि व्हेन अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड between two opposite and equally charged plate, then net force will be 2F ऑन पॉइंट चार्ज। तो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर उस वक्त नेट फोर्स 2F लग रही होगी। तो ये है इसकी आंसर, इसका सॉल्यूशन।